Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to talk about anionic polymerization in detail. तो अगर हम लोग रूट से स्टार्ट करें, बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें, तो आपको पता है कि पॉलीमराइजेशन जो है वो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं जो सिंपल और स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है, ठीक है। और ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना उसे हम कहते हैं पॉलीमर। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। कंडेंसेशन के बारे में हम लोगों ने बात की कि इसमें मोनोमर्स मिलते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होता है और उसके बाद जो है वो पॉलीमर बनता है। और इसके अलावा एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी तो हमने बताया था कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एडिशन होती है मोनोमर्स की और कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी बायो प्रोडक्ट रिमूव या रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। द फर्स्ट इज़ रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकेंड इज़ आयनिक पॉलीमराइजेशन एंड थर्ड इज़ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अपनी फर्स्ट टाइप की जो थी रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जिसमें चेन कैरियर्स रेडिकल होते हैं। उसके बाद हमने बात की अपनी सेकेंड टाइप की जिसमें हमारे पास थे आयनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमारे पास चेन कैरियर्स होते हैं आयंस, ठीक है, दैट कैन बी कीटाइन एंड एनाइन। उसके बाद हम लोगों ने बात की कीटाइनिक पॉलीमराइजेशन की और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनाइनिक पॉलीमराइजेशन की। अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे कीटाइनिक पॉलीमराइजेशन को और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन को। आपको याद है कीटाइनिक पॉलीमराइजेशन में हमने कहा था ये एक ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें चेन कैरियर्स या जो चेन एंड्स होते हैं वो कीटाइंस होते हैं, ठीक है। वहाँ पर यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव काइन बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी थोड़ा सा ऑपोजिट है। यहाँ पर जो चेन कैरियर्स हैं वो नेगेटिव आइंस होते हैं, उनके ऊपर जो है वो एनाइंस होते हैं, नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। तो हमने कहा अ टाइप ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन, इट इन्वॉल्व पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स इनिशिएटेड विद एनाइंस। एनाइंस स्टार्ट करें, एनाइंस जाके रिएक्ट करेंगे मोनोमर्स के साथ और एनाइंस ही बनेंगे, ठीक है। तो हमने कहा मोस्टली विनाइल मोनोमर्स आर यूज विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यानी कि ऐसे विनाइल मोनोमर्स यूज़ होते हैं जिनके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा वही चीज़ें आ गई कि पॉलीमर चेन ग्रोथ जो है वो टेक प्लेस होती है थ्रू एनाइनिक चेन एंड्स। एनाइनिक चेन एंड्स को हम कह सकते हैं कार्बनाइंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन, इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है रिएक्शन को, पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट, वहाँ पर ना थोड़ा सा उल्टा था, ज़रा याद करें। वहाँ पर हमने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होते हैं साथ उसको कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमने कहा था हमें कैटलिस्ट चाहिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए होता है, ठीक। और अब हमने कहा कि मोनोमर विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स फैसिलिटेट द रिएक्शन एज कार्बनाइन कैन बी स्टेबलाइज, के मोनोमर्स ऐसे होने चाहिए जिनके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों। जैसे अभी हम लोगों ने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगा होना चाहिए, विनाइल क्लोराइड या विनाइल फ्लोराइड, इस तरह के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए विनाइल कंपाउंड्स के साथ। तो यहाँ पर हमने कहा कि ऐसा मोनोमर होना चाहिए जिसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। जाहिर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तभी तो हमें इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका ऑपोजिट था जो हमने बात की थी अपने कीटाइनिक पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। तो अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और मोनोमर्स के कौन कौन से कैटलिस्ट या कौन से मोनोमर्स यूज़ हो सकते हैं, तो अगर हम पहले बात करें कैटलिस्ट की, तो नेगेटिव बाय एडिंग नेगेटिव आइंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, KNH2 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यानी कि ऐसे रिएजेंट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हों, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हों जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हों डोनेट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो फ्री एल्कली मेटल्स के थ्रू हो सकता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एनाइनिक पॉलीमर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे ना तो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है, कार्बनाइन बनेगा। अब कार्बनाइन स्टेबल कैसे होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन को तो हमने कहा था कि कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन कार्बनाइन किस तरह से स्टेबलाइज होगा, कार्बनाइन स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। रेजोनेंस होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, उसके थ्रू जो है वो स्टेबलाइजेशन अचीव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये साइड पर आपको पर्पल कलर में एग्जांपल नज़र आ रही है, अगर आप इस वाली को देखें यहाँ पर जो है वो साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, साइनो ग्रुप लगा है साथ पोटाशियम है। अब देखें कि CH के ऊपर नेगेटिव का साइन है। अब क्या होगा यहाँ पर रेजोनेंस किस तरह से होगी कि
डबल बॉन्ड जो है ऊपर वाले कार्बन के साथ बन जाएगा और कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, रेजोनेंस हो गई, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव आयन हो गई, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। तो यहाँ पर इस तरह से स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की, यानी कि केटाइन की अगर हम बात करें, तो केटाइन में स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? केटाइन में स्टेबिलिटी तब आती है जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो कार्बोकेटाइन जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही नेफ्थलीन है। अगर आप Na पॉजिटिव जो Na का जो रेडिकल है अगर आप ऐड करें Na डॉट, तो इसमें क्या होगा, Na बल्कि नहीं, Na रेडिकल नहीं है, ये Na डॉट का मतलब है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल होता है उसमें बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट हम कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं है, ये सोडियम मेटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, नेफ्थलीन के ऊपर आ गया नेगेटिव का साइन और साथ में Na के ऊपर आ गया पॉजिटिव का साइन, यानी कि यहाँ पर काउंटर केटाइन बन गया, ठीक है, काउंटर केटाइन जनरेट हो गया। अब होता क्या है, अगर आप नीचे एग्जांपल देखें KNH2 वाली, तो इसमें KNH2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपके पास जो है वो एक एक्रिलोनाइट्राइल का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, किस तरह से रेजोनेट करेंगे, तो NH2 जो है वो कार्बन CH2 के साथ लग गया और पोटाशियम जो है वो दूसरी साइड पर चला गया, ठीक है। जिस तरह से काउंटर आयन जनरेट होते थे हमारे पास केटाइनिक पॉलीमराइजेशन में, सेम वैसे ही एनाइनिक पॉलीमराइजेशन में भी जनरेट हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे हुआ है, इलेक्ट्रॉन वहीं रहा है मोनोमर के पास, ठीक है। देयरफॉर नेगेटिव चार्ज पेयर चेन कैरियर जो है वो कार्बनाइन बन गया, सही है, समझ आई। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन किसके ऊपर है, मोनोमर के ऊपर, तो इसीलिए हमने कहा ना एनाइनिक पॉलीमराइजेशन, क्योंकि मोनोमर के ऊपर नेगेटिव साइन आना था। अब अगर ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होना चाहिए तो स्टेबलाइजेशन किस तरह से होगी, स्टेबलाइजेशन का मेथड मैंने आपको जो ऊपर पर्पल में दिखाया है वो स्टेबलाइजेशन का ही मेथड था कि यहाँ से नाइट्रोजन से जो 3 बॉन्ड्स हैं उनमें से एक बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन और इस तरह से इसके अंदर स्टेबलाइजेशन होगी। अब अगर हम बात करें कि भाई मोनोमर कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं, तो मोनोमर्स में आपके पास ये एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रही है कि भाई कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा मोनोमर यूज़ हो सकता है, तो सायानो ग्रुप वाला। अब किस बेस पे ये मोनोमर्स को हम लोगों ने ये दिया कि ये वाला ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ये वाला कम यूज़ हो सकता है, ये किस किस बेस पर है ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड इस बेस पर है कि किसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा होगा वो वाला मोनोमर ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जिसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज़्यादा अच्छा मोनोमर होगा, वो ज़्यादा यूज़ हो सकता है। इसके अलावा केटाइनिक पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटलिस्ट, वहाँ पर काउंटर एनाइन जनरेट हुआ था, यहाँ पर काउंटर केटाइन जनरेट हुआ है, ठीक है। वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे मोनोमर्स के जो मूव हो रहे थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटलिस्ट के ऊपर, यहाँ पर जो है वो पाई मोनोमर्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रह रहे हैं मोनोमर के ऊपर ही, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर गए थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैटलिस्ट के पास, क्योंकि हमने कैटलिस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूज़ किया था। यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोनोमर के पास ही रहेगा, सही है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इनके अंदर। और दूसरे हम लोगों ने कहा था कि उसके अंदर क्या है कि मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेटिंग चेन, जाहिर है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, कैटलिस्ट के पास जा रहा है ना वो, केटाइनिक के अंदर कैटलिस्ट के पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एनाइनिक में सेम डायरेक्शन में मूव करता है, उधर ही रहता है, मोनोमर के पास ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इतना कुछ वो नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बताया इसमें कि आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बेस पे इसको जो है वो सीक्वेंस को, ट्रेंड को मेंटेन रखना है कि भाई कौन सा वाला मोनोमर ज़्यादा यूज़ हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, ठीक है, और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, ठीक है। तो बस यही बेसिकली चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास जनरल मैकेनिज्म होता क्या है, आपके पास एक जो है वो मोनोमर है और एक आपके पास जो है वो कैटलिस्ट है, तो BZ जो है वो कैटलिस्ट है और साथ आपके पास एक मोनोमर है, मोनोमर के साथ लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या होगा, ये B और Z जब जाके अटैच होंगे तो काउंटर केटाइन बनेगा, ठीक है, और जो मोनोमर था वो कार्बेनाइन बन जाएगा, कार्बेनाइन प्रोड्यूस हुआ और साथ काउंटर आइन प्रोड्यूस हुआ, कौन से स्टेप में, इनिशिएशन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो सारा मॉलिक्यूल था इसको हमने M नेगेटिव का नाम दे दिया कि यानी कि ये मोनोमर हमारा जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव का साइन है। अब एक सिंपल मोनोमर साथ आया तो M नेगेटिव Z पॉजिटिव, ये वही सेम वही चीज़ें चल रही हैं, जैसे नेगेटिव का साइन जो है वो आगे चला जाता था अगले वाले मोनोमर के पास और काउंटर आइन जो है वो साथ ही रहता था, जैसे हम लोगों ने कार्बोकेटाइन में पढ़ा था, ठीक है, यानी कि केटाइनिक पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने जो पढ़ा था ये वही चीज़ ही है। टर्मिनेशन अगर हमने करनी हो तो क्या करेंगे, कोई ना कोई मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे, कोई रिटार्डर ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास टर्मिनेशन हो जाएगी, रुक जाएगा, चेन एंड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल M नेगेटिव और Z पॉजिटिव था, हमने H और T लिया,
अब टी जो है वो नेगेटिव है, जो है पॉजिटिव है, तो कार्बन आइन के पास जो है वो एच चला गया तो वो स्टेबल हो गया, जी के पास जो है वो टी चला गया तो ये स्टेबल हो गया। इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेशन हो गई और जो है रिएक्शन स्टॉप हो गया। अब अगर इनिशिएशन को देखें, यहाँ पर प्रॉपर एग्जांपल दी गई है। बेसिकली स्टार्ट में क्या हुआ है, ठीक है, स्टार्ट में क्या हुआ है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज़ किया वो मोनोमर के साथ रिएक्ट हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है इनिशिएशन में, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम है, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम है। अब उसके ऊपर है नेगेटिव का साइन, साथ हमारे पास है काउंटर आइन जो कि लिथियम है, काउंटर केटाइन। अब होगा क्या यहाँ पर हमारे पास स्टाइरीन है, स्टाइरीन के साथ होगा इसका रिएक्शन। अब काउंटर आइन कभी भी रिएक्शन छोड़कर नहीं जाएगा अनटिल द टर्मिनेशन इज़ डन, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशिएशन हुई, इनिशिएशन में ये चेन जो है एलोंगेट हो गई इस तरह से, और इनिशिएशन के बाद हमारे पास आ गया प्रोपगेशन, ये चेन बन गई। प्रोपगेशन में हमारे पास है कि हम इसको कहीं से भी स्टाइरीन जो है ना, इसको हम कहीं से भी पॉलीमराइज़ कर सकते हैं, रेडिकल केटाइनिक एनाइनिक कहीं से भी पॉलीमराइज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी मेथड से। यहाँ पर हम लोग उसको एनाइनिक से कर रहे हैं। तो प्रोपगेशन में क्या हुआ, वही जो ऊपर बना था मॉलिक्यूल वो नीचे आया और वो सिंपल स्टाइरीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया। अब जब वो सिंपल स्टाइरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर एक और स्टाइरीन का मॉलिक्यूल लग गया और जो नेगेटिव का साइन था वो नए वाले मोनोमर के ऊपर आ गया और लिथियम साथ अटैच है, ये तो यहीं रहेगा अलॉन्ग विद द काउंटर आइन। काउंटर आइन मतलब कि कार्बन आइन और काउंटर आइन इकट्ठे रहेंगे। अब ये वाला भी मैकेनिज्म समझ में आ गई, सेम बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पर पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो साइंस का थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद है टर्मिनेशन। अब यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए हमारे पास केटाइनिक में थे 3 मेथड, जिनमें हमारे पास था कि हम रिकम्बिनेशन करवा दें, डिस्प्रोपोर्शनेशन करवा दें या फिर चेन ट्रांसफ़र एजेंट था। लेकिन यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ चेन ट्रांसफ़र एजेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई एजेंट ऐड करके उसके थ्रू आप जो है वो रिएक्शन को स्टॉप करवा सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा कोई मेथड जो है वो फिजिबल नहीं है, नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉलीमर था, ये प्रॉपर चल रही थी चेन प्रोपागेशन, यहाँ पर आप लोगों ने मेथनॉल या फिर वाटर या कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी, और इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि जो चेन एंड था वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गए और लिथियम यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेशन हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, लिविंग पॉलीमर चेन जो है वो जनरेट हुई, प्रोड्यूस बाय बोथ केटाइनिक एंड रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, काउंटर एनाइन जो था उसकी कोलेजन हुई, पॉलीमराइजेशन विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑलरेडी लिथियम पॉजिटिव इज एसोसिएटेड विद द चेन। अब उन्होंने कहा है कि हम लोग दूसरे मेथड्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते, यानी कोलेजन वगैरह हम क्यों नहीं करा सकते, रिकम्बिनेशन क्यों नहीं होगी, क्योंकि पॉलीमराइजेशन रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि एल पॉजिटिव पहले ही प्रेजेंट है, वो एसोसिएटेड हुआ है चेन के साथ, वो किस तरह से छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि काउंटर आइंस है ना, ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, वो क्यों छोड़ के जाएगा उसको। तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है कि आप चेन ट्रांसफर एजेंट ऐड करें जो कि इनको अपने हाइड्रोजन या जिसको जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ें दे और इस तरह से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए। अब है लिविंग पॉलीमराइजेशन, एनाइनिक को हम लोग लिविंग पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लिविंग पॉलीमर जनरेट होता है। अब है क्या, एनाइनिक पॉलीमर्स आर द ट्रू लिविंग पॉलीमर्स, एनाइनिक पॉलीमर्स ट्रू लिविंग पॉलीमर्स है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मेथड के थ्रू ही बन सकता है और वो है चेन ट्रांसफ़र एजेंट को ऐड करें तब बन सकते हैं। फिर है कार्बन आइन, ये MCQs में आ जाता है कि कौन से जो है वो ट्रू लिविंग पॉलीमर्स हैं, तो वो एनाइंस है, एनाइनिक पॉलीमर्स हैं। फिर है कार्बनाइन चेन एंड स्टे लाइव फॉर मंथ्स आफ्टर मोनोमर एंड, स्टाइरीन का अगर 4 महीने के बाद भी देखें तो एक्टिव होगा, आप मोनोमर दोबारा ऐड करें रिएक्शन दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि जो कुछ मोनोमर्स होते हैं, कुछ पॉलीमर्स होते हैं, ये आप टर्मिनेट तो कर देते हैं, लेकिन आप जैसे ही दोबारा मोनोमर ऐड करेंगे, जैसे ही आप कुछ अरसे के बाद भी इसमें दोबारा मोनोमर ऐड करेंगे, रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा लिविंग पॉलीमराइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कपलिंग ऑफ चेन नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिकम्बिनेशन वाला मेथड नहीं है टर्मिनेशन के लिए। नो कोलेजन विद काउंटर आइन, अब आपको ये याद होगा कि टाइनिक में हम लोगों ने कोलेजन करवाई थी काउंटर आइन के साथ, ठीक है, तो वो यहाँ पर वो भी नहीं है। अंडर इनर्ट कंडीशन यूज़ प्योर मोनोमर रिएक्शन कंटिन्यू, कि इनर्ट कंडीशन यूज़ करें, प्योर मोनोमर यूज़ करें, रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मैथड्स टू कंट्रोल एनाइनिक पॉलीमराइजेशन, कौन कौन से मैथड्स हैं, या तो आप मोनोमर के अमाउंट को कंट्रोल कर लें या फिर आप कोई रिएजेंट कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें जिसकी वजह से जो है वो रिएक्शन स्टॉप हो जाए। अब फीचर्स क्या क्या हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन के, अब देखें यहाँ पर ना केटाइनिक की बात हुई है और ना एनाइनिक की, यहाँ दोनों की बात हो रही है, दोनों की, यानी आयनिक पॉलीमराइजेशन की एज अ होल बात हो रही है कि उसके क्या फीचर्स हैं। चेन कैरियर जो है वो केटाइन होगा या एनाइन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होता है, मैकेनिज्म जो है वो लेस थॉरली अंडरस्टूड है, ये बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये मैकेनिज्म। उसके बाद है कि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स मिलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम में, ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर जैसे केटाइन की, अगर हम केटाइनिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो उसमें मोनोमर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उसके पास, और कैटलिस्ट जो है वो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पर एनाइनिक में उल्टा है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन रिच पॉलीमर लेते हैं और
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन रिच जो है हमारे पास कैटलिस्ट होता है। इस तरह से ये हेट्रोजीनियस नेचर का जो है रिएक्शन होता है। इनिशिएशन होती है आयनिक पॉलीमराइजेशन में, उसमें हमारे पास ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन एक मोनोमर से दूसरे मोनोमर में, और आयन पेयर फॉर्म होता है या काउंटर आयन फॉर्म होता है। आयन पेयर होता है वो जो मिक्सचर हम लोगों ने केटायनिक पॉलीमराइजेशन में बात की थी, कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट मिलकर जो मिक्सचर बनाते हैं उसको हम कहते हैं आयन पेयर, और काउंटर आयन भी जनरेट होता है। ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इसमें आपको बताया गया कि भाई एक दो आपको पॉलीमर्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से जो है वो कौन सा बेटर ग्रुप है एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए, यानी इनमें से कौन सा वाला एनायनिक पॉलीमराइजेशन ज़्यादा अच्छी दे सकता है। अब आपको पता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा अच्छा होगा वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन ज़्यादा अच्छी दे सकता है। अब अगर आप सेकंड वाला मॉलिक्यूल देखें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं और डीलोकलाइजेशन भी हो सकती है, तो यकीनन ये वाला ज़्यादा अच्छा दे सकता है रिएक्शन। उसके बाद नीचे वाला देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टाइरीन का मॉलिक्यूल है। उन्होंने कहा स्टेप काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या एंड में क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एक ऐड हुआ। अब देखें यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स के बाद कोई चीज़ ऐड हुई है, तो हमने यहाँ से अज्यूम करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। पहली एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एडिशन में अगर आप समझते हैं कि एनायनिक, क्योंकि आर नेगेटिव डल रहा है इसका मतलब एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो हमने यहाँ पर कहा एनायनिक पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन मिथाइल मेथाक्रिलेट बन रहा होगा, लेकिन इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ये किस तरह से आएगा। देखें ये स्टाइरीन था, इसमें से आपने एक डबल बॉन्ड हटा दिया, ठीक है, और बाकी सारा ये वाला मॉलिक्यूल साथ लगा दिया इसके, और यहाँ से जो है वो CH को ओरिजिनेट किया फर्दर। तो अब यहाँ होगा क्या, ठीक है, ये वाला सारा मॉलिक्यूल लगा दिया, उसके बाद दोबारा स्टाइरीन वाला मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, यानी इस तरह से एक चेन एलोंगेट हो रही है। तो अब मोनोमर को देख के कैपेसिटी से आपको पता लग रहा है ये केटायनिक भी दे सकती है रिएक्शन, एनायनिक भी दे सकती है, रेडिकल भी दे सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टाइरीन जो है वो तीनों तरह से इलोंगेट कर सकती है, तीनों तरह से रिएक्शन दे सकती है। इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन रिच कैटलिस्ट तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ होता है, तो हमने कहा ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन है। अब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो सकती है, ये बात भी ठीक है। अब हमें आखिरी चीज़ क्या रहेगी कि इसका नाम क्या है, जो चीज़ बन रही है इसका नाम क्या है। तो ये देखें ये हमारे पास है कोपॉलीमर, क्योंकि इसमें दो तरह के मोनोमर्स यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने कहा कोपॉलीमर है। और कोपॉलीमर की काफ़ी सारी टाइप थी, ग्राफ्टेड पॉलीमर था, उसमें ब्लॉक पॉलीमर था, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये कौन सा पॉलीमर है। तो यहाँ पर आपने देखा ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक पॉलीमर है। क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स, तकरीबन 1 2 3 4 स्टेप्स के बाद ये ऐड हो रहा है और कोई और चीज़ आ रही है, तो मे बी कि 4 टाइम्स यही ऐड हुआ, तो 4 यानी 4A 4B 4A 4B, तो ये टाइप जो है कोपॉलीमर की ये होती है ब्लॉक पॉलीमर्स। तो प्रोबेबली हमें यहाँ से पता चला कि ये ब्लॉक पॉलीमर है। तो होप्स आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी। थैंक यू।